हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा हमने, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कशन की और मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था। ठीक है, एक पॉइंट है जो मैट्रिक्स का ही पार्ट है ना। बस मैट्रिक्स का एक टाइप है, कहीं कहीं पे ऐसा वर्ड यूज मिल जाता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बस ये डेफिनेशन है। तो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स एक रिलेटेड होता है ना। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिख लो। ये कभी कभी बुक में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे मैंने आपको टाइप्स लिखवाए होंगे, है ना, याद होगा आपको, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, है ना। इस टाइप से हमने बहुत सारे मैट्रिक्स देखा था। उसी में, उसी वाले पार्ट में आप ये भी ऐड कर लेना, जिसको हम बोल रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम बोलते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लो। सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है, बस ये अगर ऑर्थोगोनल वर्ड लिखा रहे तो हमें ये समझना है, इफ ठीक है, लिख लो, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ठीक है, अगर कुछ ऐसा मैट्रिक्स हो जिसको अगर उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई, है ना। तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो कभी वो डिफाइन करके दे देता है, अगर डिफाइन नहीं किया हुआ, सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हमें ये प्रॉपर्टी उसकी यूज कर लेनी है। ठीक है, और आपको ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर आई दिख रहा है, और अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, अब यहाँ देखो, ये दोनों मिलकर तो आइडेंटिटी बन गया, है ना। आइडेंटिटी इंटू ए ट्रांसपोज क्या दे देगा, ए ट्रांसपोज ही, और इस तरफ क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसका इनवर्स आप काफी इजीली निकाल सकते हो। कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन होता है, तो आप ध्यान रखना इस टर्म का, है ना, कभी आपको यूज पड़ सकता है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट है, उसको नोट कर लो आप। इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल एंड बी आर, है ना, ए और बी अगर अपने आप में ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ए और बी को, तो ये भी क्या होगा, ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये भी आपका ऑर्थोगोनल ही निकल के आता है ना। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से ऑर्थोगोनल ही मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला टर्म एक ध्यान रखना कि यहाँ पे अब कभी कभी इस टाइप से जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भी बताई थी, एडजॉइंट ऑफ ए का, है ना, डिटर्मिनेंट क्या होता है ना। तो इस पॉइंट को एक बार मैं फिर से नोट कर देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, याद होगा, है ना। अगर आपका ए जो है, इफ ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, इसी में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, और इसका फिर से एक और पावर n-1, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर, याद होगा। और इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहा हूं मैं, सिंपल मैट्रिक्स निकाल रहा हूं, है ना। तो n-2 इंटू ए ये होता है। ठीक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, तो आप ट्राई करना प्रूव करने का इस वाले पार्ट को। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स था, ये मैंने आपको लिखा दिया। बाकी इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी है। ठीक है, अब
देख लो कि लास्ट क्लास में जो हमने यहाँ पे सीखा था, है ना, लास्ट क्लास में जो हमने यहाँ पे देखा था वो क्या था कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर आपको कोई मान लो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इन्वर्स का डेफिनेशन क्या होता है, ए इन्वर्स का डेफिनेशन क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का गिवन ये होता है। और ये चीज़ कब पॉसिबल है, ये चीज़ आपका पॉसिबल होगा जब ए आपका क्या होना चाहिए, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन था, और इससे पहले एक और लिख लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी लिख लो, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ऐसा इस वाले पार्ट का उतना ज़्यादा कहीं पे यूज नहीं होता है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिटर्मिनेंट नंबर होता है तो डिटर्मिनेंट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन, तो डिटर्मिनेंट को कभी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े तो सिंपली हमें करना क्या आपको पता है, दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग ओपन कर दो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपको डिटर्मिनेंट के टर्म्स में ही मल्टीप्लाई करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है ना, वो भी आप कर सकते हो। बस मैं लिख दे रहा हूं जैसे करना है, ठीक है। जैसे 2 क्रॉस 2 का मैं एक बता देता हूं, बाकी आप सेम तरीके से कर सकते हो। जैसे A1 B1 A2 B2 हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और मैं दूसरा एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूं L1 M1 L2 M2, ठीक है। और इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसका मल्टीप्लिकेशन आप एक तो तरीका है कि इसका अलग सॉल्व करो, इसका अलग सॉल्व करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। दूसरा एक तरीका है कि अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखूं तो मल्टीप्लिकेशन भी इसमें सेम उसी तरीके से होता है जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे, ठीक है। तो रो को कॉलम से ही मल्टीप्लाई करके ऐड करते रहेंगे। तो यहां से आप इसको ये भी लिख सकते हो A1 L1 प्लस B1 L2, ठीक है, A1 L1 प्लस B1 L2, है ना। और वैसे ही यहाँ पे सेकेंड कॉलम में लिख सकते हो A1 M1 प्लस B1 M2। वैसे ही इस वाले को लिखोगे A2 L1 प्लस B2 L2, और यहाँ पे लिखोगे A2 M1 प्लस B2 M2, ठीक है। ये इस टाइप से आप ये कर सकते हो। तो कभी आपको इस तरीके का टर्म दिखे और कुछ आपको अलग अलग करने की जरूरत पड़े तो आप ये भी कर सकते हो, और यहां से यहां भी जा सकते हो। यहां से यहां तक जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कभी भी, और इस प्रॉपर्टी की भी वैसे कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। विदाउट इसके भी आप काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी है तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम किसको बोलेंगे, पहले मैं उसको समझा देता हूं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप ऑलरेडी पहले कुछ पार्ट में कर चुके हो, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप कर चुके हो, कहां पे कर चुके हो, याद होगा आपको, आपने 10th में, है ना, या 11th में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, याद होगा आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, है ना। 3D में जब हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे, है ना, जब हम प्लेन को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, 3 इक्वेशन था, है ना। वैसे ही अगर आपके पास, हमारे पास बहुत जितने सारे वेरिएबल हैं, अगर उतने ही हमारे पास इक्वेशन हो जाए, ठीक है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए एक्स और वाई निकालने के लिए, याद होगा आपको। अगर आपके पास 3 वेरिएबल का इक्वेशन है तो आपके पास एटलीस्ट 3 इक्वेशन तो होने ही चाहिए आपको उस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, है कि नहीं। वैसे ही अगर आपके पास मान लो n इक्वेशन है तो n इक्वेशन के लिए हमारे पास कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, उसके लिए हमें n इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं a11 x1 हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, a12 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3, और इस टाइप से मेरे पास a1n xn वेरिएबल है, ठीक है। और ये सारी वैल्यू मान लो यहां पे एक b1 के इक्वल है, क्लियर है।
ये किसके इक्वल है, b1 के इक्वल है। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल है, ये x1 x2 x3 अप टू xn है ना, तो ये सब क्या है, इसका वेरिएबल है, ठीक है। और इसमें ये जो है a11 a12 ये सब क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम मुझे n वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना है ना, तो a1 इस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इतने ही इक्वेशन भी होने चाहिए। याद होगा आपके पास कि अगर आपके पास 2x + 2y = 3 होता था, है ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन चाहिए होगा, है कि नहीं। 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर एक इक्वेशन होता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते थे। याद होगा, उसके हम यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते थे। सेम चीज यहाँ पे है कि अगर आपके पास इतने इक्वेशन है तो आपके पास इतने ही इक्वेशन भी होनी चाहिए, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं, ठीक है। मैं इसी टाइप से n इक्वेशन लिखूंगा, n इक्वेशन में डिवाइड करूंगा या m इक्वेशन डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो देखो यहां से a21 ले रहा हूं x1, a22 x2, और इस टाइप से आपके पास a2n xn ये मेरा है, और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। और इसी टाइप से मान लो मेरे पास क्या है an1 x1 an2 x2, और इसी टाइप से मेरे पास ann xn इक्वेशन है, और इसी टाइप से हमारे पास इक्वल होते होते हमारे पास n इक्वेशन है। तो ये सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इस टाइप से करते करते हमारे पास nth इक्वेशन हो गया। तो अब अगर हमारे पास n इक्वेशन है तो n इक्वेशन को सॉल्व करके हम n वेरिएबल तो निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या है, आपको समझ में आ रहा है क्या, है ना। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल हमारे पास मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखो x1 x2 x3 अप टू xn आर क्या है, वेरिएबल, ठीक है। हमें इसी को फाइंड करने की जरूरत है और हमें यही फाइंड करके बताना है उसको, ठीक है। अब देखो आपको समझ में आ रहा है कि इतने इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन को तो हम इजीली सॉल्व कर लेते थे, है कि नहीं। 2 इक्वेशन को आप क्या करते थे, इजीली सॉल्व कर पाते थे। लेकिन अगर आपके पास n इक्वेशन है तो n इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास n वेरिएबल है ना, और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो अब n इक्वेशन को सॉल्व करना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये समझ में आ रहा है आपको। n इक्वेशन को सॉल्व करना क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो अगर n इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हमें एक्चुअली में करना क्या होगा, तो यहां पे हम मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करते हैं। और मैट्रिक्स मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैट्रिक्स मेथड के लिए देखो हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी इक्वेशन है, ठीक है, जितने भी इक्वेशन है सब इक्वेशन के कोफिशिएंट को मैं कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। आपने जब मैट्रिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे, याद होगा आपको, और उस क्वेश्चंस को कैसे हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है वो चीज हमने वहां पे पढ़ा था। सेम लॉजिक मैं यहां पे लगा रहा हूं। मैं इसको चाह रहा हूं कि मैं इसको किसी तरीके से, इस तरीके से मैं मैट्रिक्स में ब्रेक करूं, है ना। इसको मैं ऐसे मैट्रिक्स में ब्रेक करूं कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने पे हमें यही n इक्वेशन दे दे, है ना। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलना चाहिए, b1 से लेके bn तक मिलना चाहिए, क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में देखो मैं एक इस टाइप से फाइनल इक्वेशन जो है मुझे ये मिलना चाहिए राइट हैंड साइड में, है ना, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं b1 b2 अप टू bn, है ना। तो ये मेरे पास n वेरिएबल है ना। तो मैं इस तरफ भी मैं इसी टाइप से मैट्रिक्स मेरे पास होना चाहिए कि अगर मैं इसको करूं तो यहां से मैं कंपेयर करके इसको मैं इक्वेट कर सकूं, है ना। तो देखो मैं कर क्या रहा हूं कि ऊपर में जो आपके पास इक्वेशंस हैं इन सबको मैं मैट्रिक्स में मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, मैंने मैट्रिक्स का साइन लगा दिया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। बस अब मुझे इसको किसी तरीके से ऐसे ब्रेक करना है कि ये 2 मैट्रिक्स में बन जाए, है ना। क्यों, क्योंकि ये देखो आपको प्लस के फॉर्मेट का दिख रहा है क्या, और प्लस के फॉर्मेट में इसका मतलब ये 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके क्या हो रहा होगा, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम वही चीज यहां पे ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखो अगर मैं एक मैट्रिक्स इस तरीके से लेता हूं, एक मैट्रिक्स में वेरिएबल का मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये क्या है x1 x2 x3 अप टू xn तक का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, और एक मैं मैट्रिक्स यहां पे ले लेता हूं कोफिशिएंट्स का। देखो आप
कोफिशिएंट्स में मैं क्या लूंगा, A11, A21 और AN1, ठीक है। और इसी टाइप से A12 से लेके A1N, है ना। और इसी टाइप से हर एक एलिमेंट को आप लिखते जाओगे तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, ANN। देखो इसको अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपका ये वाला पार्ट जनरेट हो जाएगा, है कि नहीं। और दो मैट्रिक्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में मैंने देखो यहाँ पे B1, B2, B3 ले रखा है। तो पहले वाले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पहला इक्वेशन मिलेगा, दूसरे रो को फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। समझ में आ रहा हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसको मैट्रिक्स के टर्म में विजुअलाइज किया जा सकता है, ठीक ना। अब देखो अगर मैट्रिक्स में आपने विजुअलाइज किया है तो मैं इस मैट्रिक्स को एक कैपिटल A बोल देता हूं, ठीक है। इस सेकेंड वाले को मैं X बोल देता हूं और राइट हैंड साइड में जो उसको मैं B बोल देता हूं, बोल सकते हैं। A मैट्रिक्स हमारा क्या है, A मैट्रिक्स मैंने इस वाले पार्ट को बोला, X किसको बोला, इसको बोला, और B किसको बोला, इसको बोला। क्लियर है। A को मैं यहां पे, A जो है आपको, इसको मैं क्या बोलूंगा, A को मैं बोल रहा हूं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को मैंने कलेक्ट किया तो मेरा पे ये मैट्रिक्स बना, है ना। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो पहली चीज जो हमें करनी है वो ये करना है कि मुझे सारे कोफिशिएंट को कलेक्ट करना है। क्लियर है। ये वाला क्या है हमारा, ये मेरा वेरिएबल मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स है। और ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट मैट्रिक्स है। क्लियर है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब अगर आप ऑर्डर की बात करोगे तो A मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का है, n क्रॉस n का। X का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस 1 का। और इसका भी कितना है, n क्रॉस 1 का, है ना। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। A का ऑर्डर और कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे कितने ऑर्डर का है, n क्रॉस n का। ये कितने का बना, n क्रॉस 1 का। और ये कितने का बना, n क्रॉस 1 का ही बना। क्लियर है। तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन हो गया, मैंने देखो हमारे पास n वेरिएबल थे, है ना। n वेरिएबल को मैंने कंबाइन करके क्या बना दिया, देखो हमारे पास एक इक्वेशन अब दिख रहा है, नहीं है। मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने इसको एक इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया, है ना। तो यही एक आइडिया था हमारा मैट्रिक्स पढ़ने का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम बहुत सारे वेरिएबल को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे आपको, यहां पे ये चीज समझ में आ रहा होगा कि यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने क्या किया कि सबको कंबाइन करके ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे आपको एक्चुअली में क्या दिख रहा है कि एक इक्वेशन है और मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अब मुझे एक्चुअली में निकालना क्या है, x ही तो निकालना है ना। x अगर मिल जाएगा तो मुझे वेरिएबल मैट्रिक्स सारा मिल जाएगा। तो x कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से ये जो a मल्टीप्लाइड है इसको हमें किसी तरीके से हटाना पड़ेगा। और इसको हम कैसे हटाएंगे, तो इसको हटाने का हमारे पास एक अच्छा सा तरीका है। कौन सा तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन था, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने राइट हैंड साइड से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, बताओ। अगर मैं इसी इक्वेशन को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करता तो देखो क्या होता, a इनवर्स आ जाता, a इनवर्स आ जाता। क्या हमारा यहां से x, ये a इनवर्स a हटता, क्या नहीं हटता। इसलिए मुझे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड से करना है। और ये मुझे पता है कि ये दोनों मिलके क्या दे देगा, ये दोनों मिलके i दे देगा। ये x है और ये a इनवर्स b है। क्लियर है। और x इंटू आई क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास कंप्लीटली x बच गया और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, है ना। तो ये देखो ये मेरा एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है। x मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली में आपका, x आपका क्या है, x1, x2, x3 अप टू xn तक का टर्म है ना। और इसी को अगर मैं राइट हैंड साइड में जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से भी आपको एक अलग मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे b1, b2 नहीं मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको c1, c2, cn तक नंबर मिलेगा। ठीक है। आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वेट करके x1, x2, x3 डायरेक्टली निकाल सकते हो, है कि नहीं। बस हमें करना क्या है, करना बस मुझे ये है कि किसी तरीके से a इनवर्स निकालना है ना। तो कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया आइडिया, है ना। तो देखो मैंने इक्वेशन को, n इक्वेशन को एक साथ मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखो a इनवर्स को अगर मैं थोड़ा सा और ब्रेक करूं तो a इनवर्स एक्चुअली में होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b डिवाइडेड बाय
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये चीज आप कब लिख पाओगे, है ना, ये चीज हम कब लिख सकते हैं और कब बता सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा इसके इक्वल होगा या यहां से मेरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या? ये चीज होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये चीज होने के लिए आपका इक्वेशन क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपका मिल सकता है, लेकिन कब मिल सकता है? जब डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या क्या होता है और कैसे होता है। उसके बाद हम इस वाले पार्ट पे फिर से आएंगे अभी। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं अब बोल रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ, और उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो लिख रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो बेसिक टाइप का सॉल्यूशन होता है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होता है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, है ना, और सॉल्यूशन से पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन देख लेते हैं, है ना, और पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन देख लो। तो यहां पे लिख लो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्चुअली में दो टाइप का होता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, एक को हम क्या बोले? ठीक है, ये सब नेम याद रखना, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम, ये आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं ये हमारा बोर्ड के सिलेबस में आपको नहीं है अभी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जेई के लिए एक्चुअली में दिखा रहा हूं मैं, तो इस वाले पार्ट में यहां पे आएगा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे देखो आपके पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम हम किसको बोलेंगे? अगर आपके पास किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन मिल जाता है ना, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई एक भी सॉल्यूशन हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना। तो इफ, लिख लो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, if system of equation have, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट, है ना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट। ठीक है, और एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट वन भी हो सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन वाला भी अगर केस होता है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? यानी अगर सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, चाहे वो एक मिले, दो मिले या 10 मिले या कितने भी मिले, इनफाइनेटली मिले, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। और इनकंसिस्टेंट कौन सा हो जाएगा सिस्टम? जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर अब किसी इक्वेशन का आपको कोई सॉल्यूशन नहीं बोलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये दो टाइप का आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना, ये दो टाइप का सिस्टम हो गया, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड को आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ये वर्ड काफी जगह यूज होता है। इसके अलावा सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हमारे पास एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन में एक वर्ड यूज होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक वर्ड यूज होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्रिवियल किसको बोलते हैं और नॉन ट्रिवियल किसको बोलते हैं, उस चीज को मैं एक बार समझा देता हूं। ठीक है, तो लिख लो ट्रिवियल सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे? इफ, है ना, इफ अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, if given system of equation
हैव ओनली जीरो सॉल्यूशन, है ना, ओनली जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, जीरो सॉल्यूशन मतलब ये नहीं कि उसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। जीरो सॉल्यूशन मतलब कि अगर आपको x1 x2 या xn जितने भी सॉल्यूशन है, ये सबकी वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, x1 x2 x3 सारी वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ रही है, जीरो के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो अगर एक ही सॉल्यूशन हो, यानी इस वाले केस में क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और ओनली वन सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू कैपिटल X क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। क्लियर है, तो अगर जीरो इसका सॉल्यूशन है तो उसको हम ट्रिवियल सा सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर आपको कोई ये इक्वेशन दे दे 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो, 5x प्लस 2, है ना, 2y इक्वल टू जीरो, तो अगर कोई मुझे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता है तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं क्या, कि जीरो इसका एक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो जीरो इसका क्या होता है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो कि आप डायरेक्टली इक्वेशन को देख के बता सकते हो। ठीक है, तो देख के बताने वाला पार्ट जो हो गया वो क्या कहलाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अगर किसी इक्वेशन का सारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और दूसरा एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, इफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन अदर देन जीरो, है ना, जीरो के अलावा अगर कोई सॉल्यूशन होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। जैसे जीरो मतलब क्या हो कि सारे जो वेरिएबल है सब जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर नॉन अदर देन जीरो की बात बोले तो कोई एक भी अगर मान लो 1 हो गया और बाकी सारा आपका जीरो है तो ये भी क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक टर्म आपका 1 है, तो ट्रिवियल मतलब सारा जीरो और नॉन ट्रिवियल मतलब कि जीरो के अलावा जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उन सारे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात हो गई कि हमें कैसे करना है। ठीक है, इसी में देखो कि अगर मैं मैट्रिक्स के टर्म में आपको डिफाइन करने का ट्राई करूं, ठीक है, मैं मैट्रिक्स के टर्म में आपको डिफाइन कर रहा हूं कि अगर किसी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन की अगर बात करोगे तो सॉल्यूशन आपका क्या हो सकता है, सॉल्यूशन जो हमने अभी ऊपर में कैलकुलेट किया, देखो यहां पे, है ना, ये हमने इसको सॉल्यूशन बोला था, है ना, तो ये चीज आपका सॉल्यूशन कब होगा, है ना, सॉल्यूशन कब होगा, तो यहां पे देखो जो आपका x था और जो आपका कैपिटल X था मैट्रिक्स के टर्म में, A इनवर्स B के इक्वल था, और यही चीज किसके इक्वल थी, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब देखो यहां से आपको दो केसेस दिखाई दे रहे होंगे। कौन सा दो केसेस, कि जब आपका हो सकता है कि ये चीज आपका सॉल्यूशन कब बनेगा, जब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। क्लियर है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो यहां से मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक वाले पार्ट को मैं बोल रहा हूं डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एक वाले पार्ट को मैं बोल रहा हूं डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। क्लियर है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इफ, या इसी को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहां पे क्या हो जाएगा, इफ ए इज, जो आपका ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ये समझ में आ रहा है, तो अगर आपका ए नॉन सिंगुलर हो और अगर आपका ए इज सिंगुलर हो, ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्यूशन क्या होने वाला है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर आपका अगर आप यहां पे ध्यान दोगे कि अगर आपका ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, तो अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है,
यही वाला है ना। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन क्या लिखोगे इस वाले केस में, इस वाले केस में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इस केस में क्या होगा आपका, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। और सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सॉल्यूशन, इसको हम किस टाइप का इक्वेशन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। समझ में आ रहा है क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करने वाला है। और एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि डिटरमिनेंट और सॉल्यूशन एक्चुअली में होगा क्या, तो सॉल्यूशन आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आप ए मैट्रिक्स आपको पता है, आप उसका इनवर्स कैलकुलेट करो। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालो, डिटरमिनेंट से डिवाइड करो, बी से मल्टीप्लाई करो, तो आपका एक्स आ जाएगा। क्लियर है। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में आपका सॉल्यूशन जो होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहां से आपका सॉल्यूशन मिलेगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। क्लियर है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे मैंने n क्रॉस n के टर्म में सॉल्व किया है, लेकिन एक्चुअली में आपको n क्रॉस n के टर्म में इक्वेशन नहीं आएगा, मैक्सिमम 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 का आएगा, है ना। या तो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा या 3 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा ऑर्डर बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा आपका कैलकुलेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए उतना ज्यादा लेंथी इक्वेशन नहीं होगा। अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो रहा है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो यहां से भी हम डायरेक्टली सॉल्यूशन के बारे में बात डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। यहां से भी क्या होगा, यहां से भी आपका 2 केसेस बनता है। 2 केसेस कैसे बनता है देखो, तो इस वाले केस में अगर आप 2 केसेस की बात करोगे तो ऊपर वाला टर्म देखो, डिनोमिनेटर 0 है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर 0 है तो हमें ऊपर वाले टर्म के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऊपर वाला टर्म क्या है, एडजॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, या तो ऊपर वाला टर्म आपका 0 के इक्वल हो सकता है या 0 के इक्वल नहीं हो सकता है कि नहीं। ये 2 केसेस आपका बन रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या, है ना। क्योंकि अगर ऊपर वाला आपका 0 नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला अगर आपका 0 नहीं है और आपका नीचे वाला टर्म 0 हो गया, है ना, हमारा जो सॉल्यूशन है ये वाला टर्म देखो, ऊपर वाला 0 नहीं है और नीचे वाला 0 हो गया, तो क्या हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या इस केस में, इस केस में क्या हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा, इस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना। इस वाले केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, है ना, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगा। और इस वाले केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो और कुछ इसमें आपके पास आने वाला पार्ट नहीं है। ठीक है ना। ये मैं 0 लिख रहा हूं तो ये 0 एक्चुअली में क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो ये मैं 0 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। आपको पहले भी ये चीज बताया था कि डिटर्मिनेंट में 0 लिखते हैं तो 0 मैट्रिक्स की बात होती है। अब देखो, ऊपर वाला टर्म भी अगर आपका 0 हो जाए, है ना, ऊपर वाला टर्म भी आपका 0 हो जाए और नीचे वाला टर्म भी आपका 0 हो जाए, तब क्या केसेस बन सकता है ना। अगर ऊपर वाला टर्म भी अगर आपका 0 हो जाए और नीचे वाला टर्म भी अगर आपका 0 हो जाए, तो आप क्या बोलोगे कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो उस केस में देखो 0/0 फॉर्मेट बन रहा है ना, और 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन इस केस में आपके पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, इस केस में आपका डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है ना, और फाइनाइटली और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपका पास जो सॉल्यूशन होगा, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, इस वाले केस में कैसे होगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। तो इस केस में आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी मिल सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना, इस केस में हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल सकता है, और
नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। ठीक है, पहली चीज। और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में ऐसा कुछ सिचुएशन आता है ना, ऐसा कुछ अगर सिचुएशन आता है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि इस वाले पार्ट में हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, हमें कुछ और चीजें चेक करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस दो केसेस में आपको ये चीज सोचना है, देखना है कि कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। एनसीईआरटी बुक में बेसिकली जो भी आपको दिया गया वो किसके लिए दिया गया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए दिया गया। तो उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम पे यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, है ना। तो वो सब क्वेश्चन आप कर सकते हो। कहीं कहीं पे नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है, अगर डिटरमिनेंट कहीं पे जीरो हो रहा हो तो हम डायरेक्टली नो सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, हमें फिर ऊपर वाला पार्ट को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट आपका जीरो भी हो सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता। अगर जीरो नहीं होगा तब तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे हमें इस टाइप से इक्वेशन को थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इस चीज को आंसर नहीं कर पाओगे कि क्या होगा यहाँ पे या क्या इसका हम आंसर बोल पाएंगे। ठीक है, इस वाले केस में अगर आपका इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, तो इक्वल टू जीरो वाले पार्ट में अगर ऊपर वाला टर्म भी आपका जीरो हो जाए तो डिपेंड करता है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पे एक पॉइंट चेक कर सकते हो। तो इसी में मैं एक पॉइंट बना के आपको लिख दे रहा हूं, इसी में देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं, इसको लिख लो आप। ठीक है, इसी का एक पार्ट है यहाँ पे, इसी के नीचे आप लिख लेना। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में मैं लिख दे रहा हूं कि इफ, है ना, इफ लिख लो इसी में, इफ ए इज अ सिंगुलर, है ना, ये तो इसी का केस है ना, इफ ए इज अ सिंगुलर, है ना, ये तो थर्ड वाला केस है, ए सिंगुलर होगा एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, है ना, ये जीरो हो रहा हो। और एक और कंडीशन इसमें हमें देखना है, एंड ऑल, if all the columns of A are, all the columns of A are, if all the columns of A are not proportional, है ना, if A equation are not proportional, then the system of equation has infinitely many solutions. Then solution of equation and or the system of equation, actually the system of equation, then system of equation has infinitely many solution, है ना। तो यहां पे आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इस केस में आपको मिल सकता है। ठीक है, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये सब पार्ट उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में वो कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, जहां पे आपको इस टाइप से आंसर करना पड़ सकता है कि वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल होगा या क्या होगा, है ना। तो वो आप लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एक्चुअली में ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। क्या इस केस में, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा क्या? कभी आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका एलिमेंट जीरो नहीं है ना। तो यहाँ पे जो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, ये यूनिक सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा, है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आपको निकाल के देगा इस केस में। क्लियर है ना। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या क्या किस किस केस में कैसे निकल रहा है और हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के टर्म में हम इस तरीके से सोच सकते हैं। अभी देखो मैंने पूरा सब कुछ मैट्रिक्स के टर्म में ही आपको बताया है ना, मैट्रिक्स के टर्म में मैंने आपको बताया लिख के कि कैसे कैसे इक्वेशन आपके पास मिल सकता है। ठीक है, इसी चीज को मैं डिटरमिनेंट के टर्म में भी आपको समझा सकता हूं। ठीक है, जो कि हम लोग आगे के क्लासेस में सीखेंगे।
कि डिटर्मिनेंट के टर्म में हम अपने इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके, है ना, डिटर्मिनेंट के टर्म में हम अपने इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन को आप ओनली डिटर्मिनेंट के मेथड से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ क्या बताया, सिर्फ मैंने मैट्रिक्स के टर्म में आपको समझाया कि मैट्रिक्स के टर्म में ये चीज हमारा हो सकता है। ठीक है, यहां पे आपको ये चीज समझ में आ रहा है। इसी में देखो कि एक केसेस आपका ऐसा बन सकता है, ठीक है, यहां पे देखो आपका एक केसेस आपका इस टाइप का भी बन सकता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो टाइप के, एक टाइप का इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा ये है ax इक्वल टू बी था, है ना, तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारा ये था, यहां से मैंने सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट में क्या होता है कि अगर आपका ये जो बी मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां से देखो दो केसेस हो सकता है, दो केसेस मैं ले रहा हूं। दो केसेस कौन सा, कि अगर आपका बी मैट्रिक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, और अगर आपका बी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो है। बी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास इस तरफ जो इक्वेशन था a11 x1 a12 x2, है ना, axn, और ये राइट हैंड साइड वाला जो था वो हमारा बी मैट्रिक्स था, याद होगा आपको, है ना। तो ये मैट्रिक्स अगर जीरो हो सकता है, जीरो मतलब कि सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, और ये नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये नॉट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। ये क्या हो जाता है हमारा, इसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, है ना, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और यहां पे आपका इक्वेशन किस फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा, a इंटू एक्स इक्वल टू बी फॉर्मेट का। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का वही तरीका जो हमने ऊपर सॉल्व किया है। ठीक है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट पूरा जीरो हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। तो यहां पे आपका इक्वेशन किस फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा, ax इक्वल टू जीरो फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा। क्लियर है क्या, है ना। और आपको याद है कि मैट्रिक्स में हमने ये चीज आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। इस वाले टाइप में जो आपको इक्वेशन दिखाई पड़ेगा वो किस टाइप का होगा, यहां पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लिख दे रहा हूं, a11 x1 a12 x2 अप टू a1n xn इक्वल टू जीरो, है ना, a21 x1 a22 x2 अप टू a2n xn इक्वल टू जीरो, है ना। और इस टाइप से आप जितने भी n इक्वेशन लिखोगे, है ना, ये सारा इक्वेशन क्या देगा आपका, राइट हैंड साइड में सारा टर्म हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो आप तुरंत देख के बता सकते हो कि नहीं, कौन सा सॉल्यूशन होगा, जीरो, है कि नहीं। तो इस टाइप के इक्वेशन का जीरो एक क्या होता है, एक बाय डिफॉल्ट सॉल्यूशन होता है ना। इस टाइप के इक्वेशन का क्या होता है, जीरो एक बाय डिफॉल्ट सॉल्यूशन होता है, लेकिन डिपेंड करता है इस वाले पार्ट पे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि जीरो इसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली लाई करता है, इसका कभी आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इस वाले पार्ट का एक सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपको इसको मैं दो पार्ट में फिर से यहां पे डिवाइड कर रहा हूं, ax प्लस वाई इक्वल टू जीरो को। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो फिर से यहां पे क्या कंडीशन हो सकता है कि आपका a जो है और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, या हो सकता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो गया कि आपका a क्या होना चाहिए, a इज नॉन सिंगुलर, ये आपका नॉन सिंगुलर हो जाए, और यहां पे आपका a क्या हो जाए, a आपका सिंगुलर हो जाए, a इज सिंगुलर, है ना। तो यहां पे आपका a क्या हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। तो अगर a सिंगुलर और a नॉन सिंगुलर हो, इसको अकॉर्डिंग आप यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका a नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, अगर आपका a नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इस केस में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, यहां पे आपको पता है, देखो a इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। आपको याद है कि अगर डिटर्मिनेंट ये a अगर नॉन सिंगुलर होता है तो एक ही कंडीशन बचता है, वो क्या होता है,
x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। याद होगा लास्ट क्लास में आपको a इंटू बी इक्वल टू 0 वाला एक कंडीशन बनाया था, उसको आप देखना एक बार, है ना। तो ये x इक्वल टू 0, तो इस केस में सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आपको ओनली, यहां पे लिख लो पॉइंट बना के, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, है कि नहीं। और सिर्फ यही एक सॉल्यूशन होगा इसका, है ना। दिस इज दी ओनली सॉल्यूशन, दिस इज दी ओनली सॉल्यूशन। इसका आपको एक से ज्यादा सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, जब आपका डिटर्मिनेंट ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और ए आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तब आपको इस केस में क्या मिलेगा, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में फिर से आप देख सकते हो कि अगर आपका ए एक्स इक्वल टू 0 है, अगर ये आपका 0 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही 0 है, तो x आपका क्या हो सकता है, x, और भी आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। याद होगा आपको कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 हो रहा है और एक अगर सिंगुलर है, तो दूसरा मैट्रिक्स सिंगुलर भी हो सकता है, नॉन सिंगुलर भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, इस केस में आपके पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है ना। तो इस केस में आपके पास क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्या इसका एक सॉल्यूशन होगा, हाँ ट्रिवियल सॉल्यूशन भी इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी बहुत सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिलेगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा आपको, है ना, इज दिस, है ना, यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल। तो यहां पे आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिल सकता है कि नहीं। और वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, अदर देन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहां पे आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन मैंने आपको लास्ट क्लास में a इंटू बी इक्वल टू 0 करके आपको बताया था डिटर्मिनेंट्स के टर्म में कि हम इसको कैसे वहां पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उस वाले पार्ट को आप एक बार देखना इसको। ठीक है, तो ये आपका एक कंडीशन हो गया कि हम किस तरीके से इनफाइनाइटली, यहां पे आपको अगर आपका होमोजीनियस इक्वेशन होता है तो आपको सिर्फ क्या है, दो ही केस हो सकता है, या तो आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा और एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, या नहीं तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिलेगा उसमें। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप हो जाता है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर, है ना, अगर इसी में, तो ये आपका एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह आपको करने के लिए बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको क्या करना आना चाहिए, आपको इक्वेशन को मैट्रिक्स में सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो यही पार्ट आपको ध्यान देना है कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि जैसे 2 क्रॉस 2 का मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, ठीक है, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। तो डिटरमिनेंट के लिए मैं पहले क्या करूंगा, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊंगा, है ना, सेम वही जहां जहां पे उसका कोफिशिएंट है उसी ऑर्डर में लिखो। एक मैं वेरिएबल मैट्रिक्स बनाऊंगा और एक मैं कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाऊंगा। दिख रहा है क्या, इसको मैं a बोल दिया, इसको मैं x बोल दिया, इसको मैं b बोल दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इनवर्स ऑफ b, और a इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a बाई b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a यहां पे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, 4 माइनस 15 माइनस 11, है ना। तो डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं है, इसका मतलब हमें यहां पे क्या मिलेगा, नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन। बता सकते हैं क्या, नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन। और क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम, है ना। अब आपको मैट्रिक्स पता है, ए पता है, इसका आप इनवर्स निकालो, यहां पे मल्टीप्लाई करो बी से और कंपेयर करके आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहां पे देखो
मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे। जब इनवर्स आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इनवर्स आप देखना कितना आता है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से फाइनली जो ये x है हमारा क्या है, x इंटू वाई है। a इनवर्स इंटू बी को मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, a इनवर्स इंटू बी को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये 3 और -1 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से देखो आप कंपेयर करके x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 आंसर कर सकते हो, ठीक है। हमें इस इक्वेशन को ऑलरेडी पहले सॉल्व करना होता है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है तो मैं डायरेक्टली लीनियर वाले पार्ट से सॉल्व कर लूंगा, है ना। तो वो चीज सही है, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बस ये एग्जांपल के लिए बताया कि मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो मेथड आप, अगर आपके पास 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन है तो उस मेथड से करने में आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा और वो कभी आपसे सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसलिए डिटर्मिनेंट मेथड और ये मैट्रिक्स मेथड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैं एक 3x3 का इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, ठीक है, एक इक्वेशन ये लिया। दूसरा इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन मैं लिख रहा हूं 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4, ठीक है। यहां पे देखो 3 इक्वेशन है, हमें बोल रहा है फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की मुझे अगर सॉल्यूशन निकालना है तो फिर से मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स मेथड पे जाएंगे, है ना। सारे कोफिशिएंट का एक आप मैट्रिक्स बना लो, है ना। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा 3 1 2। एक वेरिएबल का मैट्रिक्स बना लो x y z, और एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, 8 1 4, ठीक है। अब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं a बोल दूंगा, वेरिएबल को x और इसको y, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इनवर्स b। बस हमें a पता है, a इनवर्स b कैलकुलेट करना है। a इनवर्स b निकालने के लिए हमें एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। आप चेक करके देखना, इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आप इनवर्स कैलकुलेट करो और उसके बाद x y z को आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एलिमेंट कुछ भी यहाँ पे 1 2 3 टाइप का आएगा, है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आना था, है ना। और ये सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा और कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये सब वर्ड कभी कभी वो पूछ लेता है, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में है नहीं तो उसमें पूछेगा नहीं, लेकिन जेई के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन निकालना आ रहा है तो आप एक्सरसाइज जो आपका एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में आप एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस अब आप लगा सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसके एक्सरसाइज लिख लो, एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिक्स मेथड सीखा कि किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। सेम टाइप के इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन जेई के सिलेबस में है, तो हम उसको वहां पे डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे सेम क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक अब ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, फिर हम इसको इसी टॉपिक को फिर आगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये 10 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बाय।